तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग देखिए, इसके पहले जो हमारी सीरीज़ थी उसमें हमने फिजिक्स के फार्मूला, ठीक है, ये सब पढ़े थे। एजुकेशन फॉर नॉलेज हमारा ये चैनल का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल इसका नाम है, ठीक है। तो एजुकेशन फॉर नॉलेज आपके नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, नो कोई पेमेंट वर्जन, कोई पे वर्जन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, स्वेच्छा से पढ़िए, ठीक है। अब हमने कहा था कि जब इसको कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ हमने कम से कम 100 MCQ कराएंगे, ठीक है। MCQ जो होता है वनडे एग्जाम में होता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, ठीक है, यूपी पुलिस हो या यूपी PCS हो, ठीक है, या कुछ भी हो, जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं या वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो हम देखते हैं जो एक प्रकाश वर्ष होता है, तो एक प्रकाश वर्ष का है दूरी का मात्रा। जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी से लेकर चंद्रमा है, चंद्रमा, ठीक है, इनके जो बीच की दूरी है उसे बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। इनकी कितनी दूरी होती है मीटर में या कुछ भी में, तो इसमें इतने कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक प्रकाश वर्ष में कितनी मीटर होता है वो बताया गया, ठीक है। तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। इसको हम ये मीटर यहाँ कर दें, ठीक है, तो मीटर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? देखिए दूरी मापने की, अब तक मैं जानता था कि अब तक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष होते हैं, लेकिन नहीं, एक होता है पारसेक। पारसेक मतलब इसे दूरी मापने की इकाई बोलते हैं। और एक पारसेक में क्या होता है? एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मतलब एक पारसेक बराबर, पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है। बात को ध्यान रखेंगे। बल का SI मात्रक क्या होता है? देखिए एक बात को हमेशा याद रखेंगे, जो मात्रक होते हैं उनके मात्रक इनमें 3 तरफ होते हैं। एक होता है MKS, एक होता है CGS और एक होता है SI मात्रक, ठीक है। मतलब होता है, समझ लीजिए 3 तरह के मात्रक होते हैं। तो इसने क्या दूरी का क्या, इसने क्या पूछा है? बल का SI मात्रक पूछा। SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है, जूल होता है, ठीक है। और एक जूल कितने के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। देखो समय का कोई भी मात्रक पूछे तो सबका सेकंड ही होता है, चाहे MKS पूछे, CGS पूछे, SI पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है। तो क्या होता है? सेकंड ही होता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाप का SI मात्रक क्या होता है? मोल। जो पदार्थ के मापन होता है उसका क्या होता है? मोल में होता है। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर को हम A से लिखते हैं। आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज लिखता है उसका, इसे दर्शाते हैं HZ से, ठीक है। वैसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि है जिसमें देखो, ऐसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिणाम परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। और जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी दे दे उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। देख लीजिए, वैसी भौतिक राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान, दूरी, देखो द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है, आयतन है, कार्य है, समय है, ऊर्जा है, विद्युत धारा, ये जो इतनी भौतिक राशियां हैं इन सब के किसका उदाहरण है? ठीक है, अदिश राशि के उदाहरण है, ठीक है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये किसके उदाहरण है? सदिश राशि के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए चाल का ऐसे मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। अब त्वरण का क्या है? ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड इंटू सेकंड है, यहाँ पर क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखो चाल इक्वल टू क्या होता है? देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में। समय का किस में नापते हैं? समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है इसको। लेकिन इसको त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है, ठीक है। देखो इस बात को याद रखें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो न्यूटन कहते हैं। एक बात दिमाग में रखें कि कौन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा खोज किया है। तो कभी कभी कोई लोग होता है ना आइंस्टीन में, वो होते कंफ्यूज होते कि आइंस्टीन का तो बहुत योगदान है, पर नहीं, न्यूटन का भी बहुत योगदान। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो ये कहते हैं प्रिंसिपिया, कहते हैं प्रिंसिपिया है। प्रिंसिपिया एक पुस्तक है जिसमें न्यूटन ने अपने क्या होता है? गति के नियम को प्रतिपादित किया है, ठीक है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल न लगाया जाए।
या उसमें परिवर्तन न किया जाए। यह न्यूटन के किस नियम की कौन से नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन का पहला ही नियम, किन नियम है? न्यूटन का, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, अब देखो प्रथम नियम हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम कहता होता है ये का ये कहता ये परिस्थिति का परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व का नियम। ठीक है, देखो ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी में अचानक चल पड़ने से बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ये न्यूटन के किस नियम को का प्रदर्शित करता है? तो ये पहला बात है, पहला नियम है। जैसे मान लीजिए कि हम ट्रेन क्या होता है, हम ट्रेन के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, हम देखिए ट्रेन का डब्बा, हम यहाँ बैठे हैं, देखो तो हम भी विराम अवस्था में है, ट्रेन भी विराम अवस्था में है, लेकिन अचानक ट्रेन क्या हो चल दी, जैसे ट्रेन चलेगी तो हम तो विराम अवस्था में ही हैं, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ जाती है, इसलिए हम पीछे झुके हुए महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये जड़त्व का नियम से होता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया नियम होता है। अब एक इसमें देखिए, उसके बाद देखिए बंदूक से देखिए बंदूक से गोली गोली चलाने चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगाया, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो ये तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रा कौन होता है? जूल होता है, अभी हमने पढ़ा है। बात बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये दोनों किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये कोई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो फिर क्या होता है? डायनोमीटर होता है। डायनोमीटर या डायनेमो बोल दो, या डायनोमीटर होता है। इसमें देखो ना, कभी पंखी देखे होगे ना, सूर्य पवन चक्की, इसमें क्या होता है? डायनोमीटर लगा होता है, जो क्या होता है चलता है और उसको क्या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उसका तो उष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो मोमबत्ती है। देखो मोमबत्ती क्या एक रासायनिक है। ठीक है, अब ये जलती है तो क्या प्रकाश निकलता है, ऊष्मा निकलता है, तो ये परिवर्तित करती है। ठीक है, मोमबत्ती है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन है। आपने माइक देखो, इससे मान लीजिए मैं माइक में बोल रहा हूँ, तो माइक में क्या एक ध्वनि जा रही है, और ध्वनि क्या होती है यहाँ से टाइप से चेंज होकर अंदर क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, किसके रूप में? विद्युत के रूप में। तो इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन से होता है। ये बात रखें, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में किससे परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा। अब देखिए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? देखो अब विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो लाउड स्पीकर है। अब देखो मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या लाउड स्पीकर लगा रहता है। अब लाउड स्पीकर उस कंप्यूटर किससे चलता है? विद्युत से चलता है, उसमें विद्युत होती है, वो निकलता है, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है? ध्वनि के रूप में ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। लाउड स्पीकर से हम सुनते हैं। ठीक है, हम क्या सुनते हैं? हम ध्वनि ही सुनते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? सोलर सेल होता है। ठीक है, अब देखो ना सोलर प्लेनेट बहुत सारे लगे लगे रहते हैं, यहाँ से सूर्य की रोशनी आती है। ठीक है, ऐसे सूर्य की रोशनी आती है, और यहाँ से ग्रिड से जुड़ा रहता है ये। ठीक है, और घरों में बिजली मिलती है, तो ये जो है किससे होता है? सोलर सेल से होता है, या सोलर सेल बोल लो या सोलर प्लेट बोल लो। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ट्यूबलाइट होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर होता है। ठीक है, मोटर होता है, जो हम घर में पानी वाला मोटर होता है ना, हम देखो उसको लाइट देते हैं और फिर उसको क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, विद्युत मोटर होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत सेल करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सितार करता है। ठीक है, शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है? वाट या अश्व शक्ति होता है। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया था? जाहिर सी बात आपने जानते हैं, न्यूटन ने किया था। लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में इस पिंड का भार क्या होगा? बढ़ जाता है। देखिए जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाएंगे, अब क्या होता है? ग्रेविटी के मान क्या होता है? ग्रेविटी खिंचाव बढ़ता जाता है, और जैसे बढ़ता जाता है, जब बढ़ता जाएगा तो आपको भार भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा महसूस होता है। भार क्या होता है? एम जी से मल्टीप्लाई होता है, एम इंटू जी होता है। जी तो जितना बढ़ेगा, एम तो निश्चित है, लिफ्ट में बैठे आपको भार जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा जी का मान बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? एम इंटू जी होता है भार इक्वल टू। ठीक है, तो एम का मान तो फिक्स है, लेकिन जी का मान क्या होता है? बदलता रहता है। ऊपर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है, तो बढ़ेगा तो क्या होता है? एम इंटू जी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो भार क्या होता है? ज़्यादा महसूस होता है। अगर लिफ्ट नीचे जाती है तो भार कम महसूस होता है। ठीक है, जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं? भूअस्थायी उपग्रह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए, आप ट्रेन है, ठीक है, आप जिस गति से ट्रेन चल रही हो, आप ट्रेन में बैठे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? आप भी उसी गति से चल रहे थे, तो आपको ट्रेन में बैठे व्यक्ति क्या होते हैं? सब स्थिर दिखाई देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भूस्थायी उपग्रह। आप समझ में नहीं पाए होंगे, लेकिन फिर एक उदाहरण मैं और देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, मान लीजिए ये चंद्रमा, मान लीजिए हम कोई सेटेलाइट मान लीजिए, ये सेटेलाइट है।
ठीक है। जिस गति से पृथ्वी रोटेट कर रही है उसी गति से ये भी रोटेट हो रहा है, दोनों गति सेम है। तो जो व्यक्ति इसको यहाँ अभी देख रहा था, तो जिस गति से यहाँ पे आया होगा उसी गति से ये भी यहाँ पे आया होगा, तभी इसको देख सकता है। इसको, इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि ये वस्तु क्या है, स्थित है, हमारे सामने ही स्थित है, ये रोटेट नहीं कर रही है, ना हम रोटेट कर रहे हैं ना ये रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को भी क्या है, समान है। ठीक है। लेकिन अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होती, इसकी स्पीड कम होती, तो क्या होता है, ये आगे निकल जाता है, यही रुकता, तो इसको लगता है कि वो वाला तेज वाला रोटेट कर रहा है, वो आगे भाग रहा है। लेकिन अगर दोनों को समान है तो एक जगह स्थित होता है, इसे क्या बोलते हैं, भू स्थित उपग्रह बोलते हैं। ऐसे उपग्रह जिनकी पृथ्वी के परिक्रमण काल और उनका परिक्रमण काल दोनों का समान होता है। ठीक है, तो उन्हें भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। चलिए, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे सबसे पहले किसने व्यक्त किया था, तो क्या होता है, आर्थर सी क्लार्क ने किया था। ठीक है। दाब एक अदिश राशि है, दाब का सही मात्रा क्या होता है, तो पार्सल होता है, पार्सल पार्सल पार पास्कल होता है, पास्कल बोलते हैं इसको, पास्कल पास्कल। इस चीज़ का मात्रा क्या है, दाब का। ठीक है, इसे पी भी से नोटेट करते हैं। ठीक है। वायुमंडलीय दाब का असह मात्रा क्या होता है, बार भी होता है। ठीक है, बार भी होता है। वायुमंडलीय प्रेशर होता है, उसको बार में हम नोटेट करते हैं। ठीक है। एक बार कितने के बराबर होता है, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखेंगे, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह जिस जैसे पृथ्वी, जिस मान लो पृथ्वी है, जिस जैसे इसकी सतह पर कम जाएंगे, क्या होता है, हवा की क्या होता है, विरल होती जाती है। यहाँ पर क्या है, सघन है, यहाँ पे सघन है। ठीक है, सघन है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे विरल होते, जैसे विरल होते जाएंगे क्या होता है, दाब भी कम लगेगा। ठीक है, तो ऊपर जाने पे क्या हो जाता है, कम होता है। ठीक है। ऊंचे पर्वतों का खाना बनाने की कठिनाई क्यों होती है, देखो जैसे जब दाब कम होगा, ठीक है, तो सांस लेना मुश्किल होगा, ऑक्सीजन कम मुश्किल से मिलेगी। जब ऑक्सीजन मुश्किल से मिलेगी मतलब कम मिलेगी, तो देखो आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, अगर ऑक्सीजन कम मिलेगा तो आग भी कम कम जलेगी, तो खाना बनाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के कम होने से होता है। तो कम क्यों होता है, क्योंकि जो गैसें होती है विरल विरल अवस्था में होती है, दूर दूर होती हैं। ठीक है, इसलिए वायुमंडलीय कम होता है। वायुमंडल का होता है तो ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारी गैसें कम होती हैं। ठीक है। वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र से की सहायता से लगाया जा सकता है, बैरोमीटर से लगाया जाता है, ये भी संबंधी अनुमान। ठीक है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है, वर्षा होने की। ठीक है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से नीचे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना अधिक होती है, आंधी आने की भी होती है संभावना। ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रकार के नियम पर कार्य करता है, ये पास्कल के नियम पे काम करते हैं। ठीक है। तीन, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य से दूरी पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु का भार वहाँ से हटे हुए पानी के भार के बराबर। ये सिद्धांत किसने किया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, ठीक है, या कोई मान लीजिए कोई एक मग ले लीजिए, या कोई एक ऐसे कुछ ऐसे बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में कोई अब अगर 10 की मतलब 2 किलो का ना कोई लोहा का टुकड़ा है कुछ भी, उसके अंदर डालेंगे तो जितना आप डालेंगे ना उतना वो भार अपने भार के बराबर या अपने आयतन के बराबर उतना जल विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है। देखो अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी को किसमें मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी को, अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का आयतन घनत्व होता है, अधिक होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है। घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है घनत्व का। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से नापा जाता है। ठीक है। देखो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ पौधों की शाखाएं, तनों या पंक्तियों जल को और आवश्यक लवण को चढ़ना किसका कराता है, किस तत्व के कारण होता है। जानते हैं ना, जो पेड़ वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, इसमें किसी तत्व होता है। ठीक है, जाइलम वगैरह होते हैं जिसमें क्या होता है, खनिज तत्व वगैरह सब ऊपर जाता है, तो किस तत्व के कारण होता है। साबुन, अब देखिए, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को करते हैं, क्या करते हैं, जो साबुन वगैरह होते हैं क्या होते हैं, कम करते हैं। तेल वगैरह वगैरह ना, ये सब क्या होता है, पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। देखिए क्या होता है, आपने कभी कभी सुना होगा ना, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, तालाब के ऊपर ना बहुत सारे देखो तालाबों में क्या होते हैं, मच्छर बैठे रहते हैं। लेकिन अभी क्या करें, इसमें साबुन का घोल डाल दो या इसमें तेल डाल दो, तो जिससे तेल डालोगे ना इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर मच्छर बैठेगा तुरंत डूब जाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
साबुन के घोल घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल के साबुन घोलने पर उनका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है, इसलिए उनको क्या होता है, बुलबुले बड़े होते हैं। श्यानता किसका गुण होता है, द्रवों और गैसों का, ठीक है, सान्यता होता है। आदर्श तरल की सान्यता सान्यता क्या होती है, शून्य। जो आदर्श तरल होता है उसकी शून्य होती है, और किसको बोलते हैं, आंसू को, ठीक है, आदर्श तरल बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जलमुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षित बहुत कम होता है, ठीक है, ये बात को याद रखेंगे। अगर घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, ठीक है, इसमें से निकलेगा लावा, इसमें से लावा निकल रहा है, देखते हो ना बहुत तेज़ी से फैलता है, ऐसे पूरा पूरा ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो पूरा इसकी सतह पर बहुत तेज़ी से फैलेगा क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम होता है, जिसमें पानी की तरफ बहता हुआ आपको महसूस होगा। लेकिन अगर उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो क्या यही रुक जाएगा, ज़्यादा बह नहीं पाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे क्या होता है, कम होता है। एक निश्चित पथ पर गति करते हुए किसी वस्तु का निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पेंडुलम देखे होंगे ना, कभी ऐसे ऐसे अपना रोटेट अपने गति को दोहराते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं। एक बार ऐसे आया, एक बार गया, एक, इसे बोलते हैं एक आवर्त, ठीक है। या इसको ऐसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से गया एक, नीचे एक, यहाँ आ गया, फिर तो अपन जिसे वास्तव में था इसी का बोलते हैं कि एक आवर्त बोलेंगे, ठीक है। चलिए हो गया, आवर्त गति बोलते हैं, ठीक है। चंद्रमा पर दोलन घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के मान वहाँ पर बहुत कम होता है, तो फिर तेजी तेजी से करेगा, ठीक है। अब किसी पार्थिव माध्यम माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस गैस से संचालित होने वाली तरंगों में क्या होता है, यांत्रिक तरंगें होती हैं। तो यांत्रिक तरंगें जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचालित होती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की उदाहरण है, तो ध्वनि तरंगें होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ठीक है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें किससे बनी होती है, ये प्रोटॉन से बनी होती है। जितने भी सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है सब किससे बनी होती है, प्रोटॉन से बनी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दर कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर सेकेंड 10⁻4 10⁻14, ठीक है, -14। यार इसका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ और है, 10⁻14 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71, गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻20 हर्ट्ज से लेकर 10⁻18 हर्ट्ज के बीच तक होती है। जैसे चुंबकीय तरंग की तरह इधर होता है ना, 10⁻−14 से लेकर 10⁻4 तक, ठीक है। और जैसे हमारा 10⁻−40 मान लो यहाँ तक है, ठीक है, 10⁻4 है, और ये 10⁻−14 इनके बीच में होता है, वैसे ही इसका भी होता है, 10⁻20 से लेकर 10⁻, ये 18 से लेकर 20 तक के बीच में होता है, ठीक है। अब देखिए रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻10 से लेकर हर्ट्ज से लेकर 10⁻4 तक होता है, ठीक है। एक्स किरण की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻18 से लेकर 10⁻16 तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। परावैंगनिक किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 10⁻−14 से लेकर -10 तक होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 10⁻10 से लेकर 10⁻8 तक मीटर तक होता है, ठीक है। गामा किरणों की खोज किसने किया था, पार बिलॉर्ड है, उन्होंने किया था गामा किरणों की खोज। एक्स किरणों की खोज किसने किया था, रंजन ने किया था। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने किया था, जॉन रिटर है, उन्होंने किया था इसका खोज, ठीक है। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने किया था, जॉन रिटर ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, बैकुलर ने किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर स्टार लगाना चाहते हैं स्टार लगा लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। रेडियम की खोज तो मैडम क्यूरी ने की थी, लेकिन इसकी सक्रियता की खोज किसने किया था, बैकुलर ने किया था, ठीक है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। दृश्य विकिरण अर्थात विजुअल रेडिएशन होती है, खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी, ठीक है। अपसर्व किरण होते हैं, जो इंफ्रासोनिक वेव होती है, जिस किसे कहते हैं, 10⁻, जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की तरंगें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रासोनिक वेव कहते हैं, इंट्रासोनिक वेव कहते हैं। या अपसर्व जिनको हम सुन नहीं सकते, अगर मान लो कोई व्यक्ति होता है कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम को जो जो ध्वनि होती है उसको सुन सकता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति को सुनना होगा तो कहाँ से सुन सकता है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच तक सुन सकता है, ठीक है। अभी आएगा क्वेश्चन आगे, ठीक है। कितनी आवृत्ति वाली तरंग दैर्घ्य को हमारा कान नहीं सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से कम का नहीं सुन सकता है, ठीक है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो जो श्रव्य तरंगें जो हम जिसको हम ऑडियोबल बोलते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं,
20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में हमारा कान सुन सकता है। एक बात को याद रखेंगे, इसने पूछा है देखिए कितनी आवृत्ति वाले तरंग दैर्ध्य को हमारा कान नहीं सुन सकता है। अगर इसमें ऑप्शन 20,000 से ज़्यादा दिया है ना, मोर देन 20,000, तो इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब 20 हर्ट्ज से कम है तभी नहीं सुन सकते, 20,000 से ज़्यादा है तभी नहीं सुन सकते। हम कहाँ से सुन सकते हैं, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं, ठीक है। जो प्रासव्य तरंगे होती हैं किसे कहते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और जो 20,000 से कम होती है उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रा। एक चीज़ आप समझ लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये मान लीजिए 20 है और ये मान लीजिए 20,000 है, तो जो इसके पहले के जो होते हैं ना इसको बोलते हैं क्या, इंफ्रा, इंफ्रा, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी ज़्यादा होती है इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ये बोलते हैं इसको ऑडिएबल रेडियो वेव, ठीक है। तो प्रासव्य तरंगे किसे कहते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं जिनको हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। कितनी आवृत्ति वाले तरंग दैर्ध्य को मनुष्य कान नहीं सुन सकता है, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाली आवृत्ति को, देखिए 20,000 आवृत्ति की जो ऊपर वाली तरंग दैर्ध्य होती है उनको हम तो नहीं सुन सकते, लेकिन परंतु कुत्ता होती है, बिल्ली होती है, चमगादड़ होती है, ये सब उनको सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो मैक्सवेल के, ठीक है। कौन सी कौन सी देखिए कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती नहीं होती, जो कैथोडिक तरंगे होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती है। कणार्क किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे या प्रासव्य तरंगे, ये सब क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, लेकिन कैथोडिक तरंगे नहीं होती है। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रासव्य, तो अल्ट्रासोनिक वेव होते हैं उनको हम यूज करते हैं, ठीक है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, प्रासव्य तरंगे होती है उसे ही यूज किया जाता है, ठीक है, लिक्विड में। गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रासव्य तरंगे होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होता है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव कौन सी होती है, 20,000 से ज़्यादा की होती हैं, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है, वायु में होती है, ठीक। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तब 5,130 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1,483 मीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे कम कहाँ होती है, वायु में, ठीक है। अब देखिए वायु में कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे ज़्यादा कितना होता है, लोहे में होती है, ठीक है। एल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, एल्कोहल क्या है, लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है, 1213 मीटर प्रति सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5,640 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एल्यूमिनियम ध्वनि की चाल कितना होता है, 6,420 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है, परंतु क्या नहीं बदलता, उनकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ठोस है, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल गैस है, ठीक है, गैस है, तो ऐसे देखो ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे निकल के, इसमें क्या होता है, इनकी आवृत्ति नहीं बदलती है, क्या तो बदलता क्या, चाल बदल जाएगी, ठीक है, चाल बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि माइक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल को क्या कहते हैं, देखो हाइपरसोनिक बोलते हैं। देखिए जो माइक होता है ना, देखो जो ध्वनि की चाल होती है हम बोलते हैं ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल को हम कितना लेते हैं, 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, हमें लेते हैं। अगर देखो ध्वनि की चाल की 5 गुना, देखो ध्वनि की चाल है, ठीक है, अगर इसे 5 गुना, मतलब इसको कैसे समझाऊँ आपको, बस ये समझ लीजिए जिस हमारी ध्वनि की जितनी चाल होती है ना, अगर उसके 5 गुना से ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं सुपरसोनिक, 5 गुना से कम है और 2 से ज़्यादा है, ठीक है, या 1 मैक से ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं सबसोनिक या हाइपरसोनिक। देखो हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और क्या था, छोड़ो अभी आप, मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है, वो सब समझ लेना। यदि एक माइक संख्या, तो ध्वनि की चाल को क्या कहते हैं, तो सुपरसोनिक बोलते हैं ना, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक होता है, ठीक है। यदि उष्मा की एक कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है, तो 4 × 4.186 जूल के बराबर होती है, इस बात को याद रखेंगे, एक कैलोरी मात्रा। अब देखो ऊष्मा की 1 किलो कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है, तो ज़ाहिर सी बात है 1 किलो पूछा है, 1 पूछा है, ठीक है, तो हमने देखो 1 पूछा है तो हमने कितना बोला है, 4.186 है। अब इसने 1 किलो बोल दिया, 1 किलो मतलब 1,000
कैलोरी, ठीक है, तभी तो 1 किलो कैलोरी होगा। तो अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4186 हो जाएगा, ठीक है। 1 किलो तब क्या होता है 4186 है, ठीक है, 86 जूल के बराबर होता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है कितने की, 252 कैलोरी के, ठीक है। देखो फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार, फ़ारेनहाइट कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के जो फ़ारेनहाइट पैमाना है इसका आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने किया था, उनके नाम पे ही रखा था, ठीक है। और ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस का होता है, तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है पारा, ठीक है। एल्कोहल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, एल्कोहल कितने पे जमता है, तो -115 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, एल्कोहल जल जाता है। जल कितने पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमने लग जाता है, ठीक है। समझा। देखो पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने किया था। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी ऊष्मा बोलते हैं। देखो 1 कैलोरी ऊष्मा किसे कहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होता है उसे बोलते हैं 1 कैलोरी ऊष्मा, ठीक है। अब देखते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस पर क्या होता है, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। कुल्फी तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, नमक या सोडा। देखो अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या होता है, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो बिल्कुल सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, आपने जानता। अवतल लेंस क्या होता है, बिल्कुल ये सीधा वाला होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अवतल लेंस कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो इससे क्या इसका चित्र बनता है, आभासी और सीधा, इससे क्या बनता है, आभासी और उल्टा बनता है, ठीक है। अवतल लेंस हो गया। अभी आया द्रव्यतांक किसका अनुपात है, अपरूपक प्रतिबल के साथ अपरूपक प्रकृति का, अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपक अपरूपक विकृति, ठीक है। इसको इसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक। देखो पवन की अपवहन क्रिया के कारण बने गर्तों को हम क्या कहते हैं, प्लाया बोलते हैं, ठीक है। विद्युत का विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। देखिए जो पृथ्वी है ना, देखिए यहाँ पे क्या होता है, गुरुत्व जी का मान ज़्यादा होता है, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर, ठीक है। तो याद रखिए इसकी तुलना में क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। देखो विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ध्रुवों पर क्या होता है, कम होता है। अपेक्षित क्रम, देखो अपेक्षा में ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है, क्या कम होता है, विषुवत रेखा पर। इस बात को ध्यान रखिए, इस लाइन को ना 2 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। विषुवत रेखा पर त्वरण के कारण, देखो गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है, कम होता है विषुवत रेखा पर। किस पे पूछा है, विषुवत रेखा पर पूछा है, याद रखेंगे। कांच प्रतिबिंब, देखो प्रबलित प्रबलित प्लास्टिक बनने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो रेसा कांच का यूज करते हैं, ठीक है, याद करेंगे। देखो प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है, ठीक है। टोटल रिफ्लेक्शन हम कहते हैं ना, वो वाला, ठीक है। जो मरीचिका का उदाहरण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण परावर्तन का होता है, तो आंतरिक परावर्तन का ये होता है मरीचिका। मरीचिका कहाँ दिखता है, देखते हो ना रेगिस्तान में, अगर दूर तक देखो तो ऐसे चमकता हुआ ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है, ठीक, उसे बोलते हैं मरीचिका। आपने कभी कभी इसको ना फील किया होगा रोड पे, अगर गर्मी के टाइम पे ना आप हाईवे पे चलते हैं ना, तो अभी हाईवे पे दूर तक देखेंगे ना, तो धुंधली धुंधली ना ऐसे जैसे लगेगा ना कि कंपन कर रहा है, या वहाँ पर ना दूर चमकीला चमकीला दिखेगा, उसे ही मिर्च का कहते हैं, ठीक है। आकाश में नीला रंग प्रकट होना कौन सी परिघटना होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। आकाश में नीला रंग प्रकीर्णन होता है उसे। लेंस किससे बनता है, तो फ्लैट कांच से बनता है, ठीक है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व बल द्वारा, ठीक है। गुरुत्व बल के द्वारा जो गुरुत्व कैसे होता है उसको क्या होता है, दबा के रखता है, ठीक है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम करता है, गति घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है, जो गति घर्षण होता है उसका बेलन बेलन घर्षण में बदलता है। देखते हो ना पहिए में ऐसे होते हैं, यहाँ पर बेयरिंग लगी रहती है, ये बेलन गति का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है, फिर कहता है लेबर्ट का नियम किससे संबंधित है, प्रदीप्ति से, ठीक है। शिकार परभक्षियों का या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डाल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, कहता है परिध्वनि, कहता है रीसोनिक सोनार से होता है, किस पर ध्वनि निर्धारित करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ो। कौन सा बल एक क्षयकारी बल होता है, घर्षण बल होता है, ठीक है, बिल्कुल। यदि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, कहता है इसे बोलते हैं
परिणामी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी तरंग दर्द होती है? प्रकाश तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी तरंग दर्द होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग दर्द होती है, आपने पढ़ा है। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमन ने की थी। रोमर है, रोमर ने की थी। ठीक है, प्रकाश की चाल वायु या निर्यात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और 3 × 2 5 × 10⁵ कर देते हैं तो 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। 8 है तो देखो 8 रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और अगर 5 पावर है तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो वायु निर्यात में होती है, जाहिर सी बात है। देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? वायु में होती है। अगर ये ध्वनि की चाल पूछ दे तो ध्वनि की चाल किस में सबसे ज़्यादा होती है? आप अपने ऊपर पढ़ा है, किसमें? ठोस में। और सबसे कम किस में होती है? वायु में। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड, 16.6 सेकंड। ठीक है, आपने बहुत सारे वक्त पढ़ा होगा ना, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है टाइम। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड दिया। ठीक है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड लगता है, लगभग 1.5 सेकंड। ठीक है, वे वस्तुएं जो खुद के प्रकाश से कद कद प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं बोलती हैं। जैसे सूर्य क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, सूर्य प्रकाश निकलता है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त है, वो उसका चंद्रमा खुद का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी का भी खुद का प्रकाश नहीं है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। देखो, तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.04 होता है, लगभग उतना ही होता है। ठीक है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.96। देखिए, सबसे ज़्यादा किस में होती है? प्रकाश की चाल पूछा है ना, प्रकाश की चाल तो वायु में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर ठोस में होती है, फिर उसमें क्या होता है? वायु में होता है, उसके बाद किस में होता है? देखिए, गैस में होता है। वायु, गैस मतलब वायु, वही बात है। ठीक है, उसके बाद द्रव में होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम किस में होता है? ठोस में। ठीक है, ये किस में पूछा है? प्रकाश की चाल में पूछा है। ठीक है, नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, मेज कुर्सी आदि किन वस्तुओं के उदाहरण है? अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण है जिनका प्रकाश नहीं होता। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का होता है, अब जानते हैं। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल का। देखो, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? रंगों का फैलना। इसे मान लीजिए ये रंग है। ठीक है, अब इस रंग को अगर देखोगे तो ये क्या होता है? ये मान लीजिए ऐसे फैल रहा हो। ठीक है, आपने क्या बोलते हैं, प्रिज्म देखा है ना कभी? प्रिज्म में क्या होता है? प्रकाश आता है, इसमें 7 कलर में फैल जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होता है? बैगनी का होता है। ठीक है, सबसे कम फैलाव किसका होता है? लाल का होता है। देखिए, आप देखते होंगे ना, देखिए लाल का देखो सबसे कम फैलाव होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई लाल वस्तु है, यहाँ पे कोई बैगनी कलर की लाइट है। ठीक है, अब देखेंगे तो अगर आप 100 मीटर से देखेंगे ना, तो देखो तो ये क्लियर दिख जाएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये धुंधला धुंधला दिखेगा। क्यों? ये फैलाव ज़्यादा होगा, ज़्यादा फैलेगा तो कम दिखेगा। ये कम फैलेगा, ज़्यादा दूरी से देख सकते हैं। इसीलिए जो डेंजर वाली चीज़ होता है ना, वहाँ पे लाल रंग का लगा, जैसे हम देखते हैं ना, जो टावर बहुत ऊंचा होगा उसके ऊपर ना एक लाल कलर की बत्ती लगाई जाती है, जो कि दूर से कोई अगर जहाज अगर कुछ आ रही हो तो उसको देख सके। इसलिए जो खतरे वाला चिन्ह होता है हमेशा लाल कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए प्रकाश का चिकने पृष्ठ पर टकराकर वापस लौटने की परिघटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश आया यहाँ से, ऐसे हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश के तरह तरंग का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस कौन था? तो जिसने प्रकाश के तरंग का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस का। देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? देखो, एक बात को ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखती है, दूर की वस्तु तो दिखती है, उसे निकट की जो दोष हुआ रहता है ना, उसको वही वस्तु नहीं दिखती। साफ साफ याद रख लीजिए, दूर दृष्टि दोष वाले अवतल लेंस लगा के हम इसको सही कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले को। ठीक है, दूर दृष्टि और दोष वाले व्यक्ति कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है, कौन सी घटना होती है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है,
हीरे का चमकना किसके वजह से? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। पानी में पड़ी परख नली का चमकीला दिखाई देना, पानी में बुलबुले का चमकीला दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है, ठीक है। वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष का बनना किसके वजह? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण है, ठीक है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? देखो, जो समतल दर्पण है, काल्पनिक बनेगा, वस्तु के बराबर और उल्टा बनेगा, ठीक है। वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है समतल दर्पण में, ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विकसित होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। प्रकाश के किस रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? प्रकाश के किस रंग का निर्वात में अधिकतम होता है? लाल का होता है, ठीक है। किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है, ठीक है। किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊष्मा का ऊर्जा का प्रमुख केंद्र क्या है? सौर ऊर्जा है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 157 है, किसी वाहन के दृश्य दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस क्यों लगाया जाता है? क्योंकि दूर की वस्तु देखने में और दूर की वस्तु का चित्र क्या नज़दीक में बनाता है, इसलिए उत्तल लेंस लगा। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, तो गाड़ी की जो साइड में शीशा लगाता है ना, इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, यही पूछा है इसने। तो इसमें का उत्तल लेंस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो दूर की वस्तु होती है उसको नज़दीक बना कर दिखाता है उसमें, ठीक है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश से किस प्रकार के किरण पुंज है? जो समानांतर किरण पुंज है। कौन सा एक आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की नकली मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। आँख, कान और नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। गाड़ी के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया होता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का होता है, आपने पढ़ा है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी का होता है। जल के अंदर डूबी हुई सीधी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। 168 नंबर है, रातों में तारों को टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना तथा पानी में किसी वस्तु का वास्तविक गहराई के ऊपर दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना का उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक और सीधा बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक और सीधा बनता है ना, उल्टा नहीं है, सीधा है। अभी हमने पढ़ा था उत्तल लेंस में, देखिए मैं पढ़ा था, कहाँ गया? उत्तल लेंस में उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है। ये उत्तल लेंस पूछा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला, तीन ही प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है। द्वितीयक रंगे कौन से होते हैं? पीला, मजेंडा और पिकाउंट नीला होता है, ठीक है। लाल और नीले रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? मैजेंडा। नीला और पीला रंग बनाकर कौन सा बनाते हैं? सफ़ेद। लाल, हरा और नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? सफ़ेद। जब दो रंगों का परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसे कौन सा बोलते हैं? कौन सा रंग कहते हैं? तो इसे पूरक रंग कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। किस तरह के प्रकाश तरंगों में का ध्रुवण की घटना नहीं होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग में। किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में। जो किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है? तो अनुदैर्ध्य में, ठीक है। किस तरह के प्रकाश तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग में, ठीक है, याद रखेंगे। लाल और हरे रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला। मानव नेत्र में किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना बनता है, ठीक है। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि के उत्सर्जित प्रकाश किस प्रकाश के उदाहरण हैं? तो अधोवृत्त प्रकाश के। 181, प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है? तो प्रकाश वेक्टर, प्रकाश क्षेत्र के। सामान्य नेत्र के लिए का सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। 183, निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? कहता मायोपिया।
184 किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, कहते हैं मायोपिया। ठीक है, मायोपिया का निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, किस रोग ग्रसित होकर नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। किस रोग रोग से ग्रसित ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर दृष्टि दोष। देखिए जो दोष होता है वही दिखाई देता है उसको। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसी का हाइपरमेट्रिया कथमेट्रोपिया बोलते हैं। वृद्धावस्था में के कारण कर जब जब ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और ना ही नज़दीकी दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसमें तनिक भी दिखाई नहीं देता है, मतलब थोड़ा समझ हल्का फुल्का धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ना नज़दीक दिखाई देता है साफ साफ, ना दूर का दिखाई देता है, उसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जैसे हमारी दादी माँ होती हैं, बाबा वगैरह होते हैं उनको। ठीक है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, बाई फोकस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है द्वि फोकस ही होता है, मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों का मिक्स करके दिखाया जाता है, बनाया जाता है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस किसे कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी को। ठीक है, दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं, 2 लगे होते हैं। ठीक है, किसने आवेश आवेश आवेशों के दो नाम दिए, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को। किसने आवेशों के 2 नाम दिए थे, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, क्या होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ठीक है, उन्होंने दिया था। प्राध्वनिक विमान होता है जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होता है, किस नाम से कि प्रकाशित तरंगें पैदा करती है, तो कहता है ध्वनि बूम। ठीक है, आपने देखा ना बहुत सारे, आपने देखा होगा ना बहुत सारे ऐसे रॉकेट होते हैं, जब ऐसे चलते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर वो छोड़ देते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, ध्वनि बूम। कोई कण एक समान गति पर कैसे होना चाहिए, एक समान वेग, एक समान उसका वेग एक समान होना चाहिए। ठीक है, वो कोई समान गति चलता है तो उसका वेग क्या होता है, एक समान होना चाहिए। ठीक, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिज रेखन रेखन के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रडार बोलते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो चुंबक की कम कम देखो, वह पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। जो चुंबक से प्रति आकर्षित कम होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे मान देखिए एक चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मान लीजिए एक चुंबक है, यहाँ पर साउथ है, इधर नॉर्थ है। ठीक है, तो ये देखो एक दूसरे को ठेलेंगे, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय वो बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, ये वह पिंड जो ऊष्मा को अच्छा अवशोषण होता है उसे कौन सा गुण वाला होता है, अच्छा विकिरण होता है। किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है, उल्टी छाप। धारिता का सही मतलब क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत का एक उदाहरण है क्या है, सिनेमा। ठीक है, अब देखते हैं दृष्टि का स्थायित्व सिद्धांत क्या होता है, सिनेमा में देखते हैं। ठीक है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों की को प्रकाशित करती है वो कौन सी परत होती है, देखिए जो हमारा वायुमंडल है। ठीक है, बहुत सारे, तो ये जो आयन मंडल है ना, ये क्या होता है, रेडियो तरंगों को क्या होती है, इधर से आती है तो इधर ही होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं वातावरण में वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो कौन सी तरंग होती है, आयन मंडल होता है, आयन मंडल। ठीक है, एम एल टी के परमाणु किसका अनुरूपक है, बल का होता है। ठीक है, न्यूट्रन पट्टी होता है ना, उसका होता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखो प्रकाश का समग्र आंतरिक परावर्तन में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो होता है। ठीक है, जो फाइबर होती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना फाइबर ऐसे फाइबर केबल होता है, इसमें क्या होता है, लाइट से डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये किससे होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही होता है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, देखो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रकीर्णन का परीक्षण ने किसकी मौजूदगी के सिद्धांत क्या, देखो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है, परमाणु के केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस का किया था। प्रोटॉन किसकी का था मूलभूत यूनिट है, प्रकाश की। ठीक है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान अथवा कोई आवेश नहीं होता है किंतु संचालन होता है किसके द्वारा, न्यूट्रिनो के द्वारा। ठीक है, धारा का वहन करने का समय सुचालक होता है ऋणात्मक, धारा का वहन करने का समय सुचालक कैसा होता है, ये ऋणावेशिक होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। ठीक है, थैंक यू। आगे का हम क्वेश्चन फिर अगले सीरीज में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए थैंक यू। तो लेट्स गुड मॉर्निंग बच्चों।
अब इसके पहले हमने 205 तक हमने इसको कंप्लीट कर रखा था, ठीक है। आगे हमें पार्ट 2 है, ठीक है। तो आगे हम शुरू करते हैं, ठीक है। 264, ठीक है। किसी स्थान पर चुंबकीय चुंबकीय या मुद्र अथवा भौगोलिक या मुद्र के बीच कोण कौन सा होता है, तो जो समकांतरिक होता है उसको कोण को बोलता है, ठीक है। किसी स्थान पर जो चुंबकीय या मुद्र और का भौगोलिक या मुद्र के बीच जो कोण होता है उसका बोलते हैं समकांतरिक बोलते हैं, ठीक है। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेक स्ट्रोमी का तमपी बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रोमपी, स्ट्रोमपी, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश का बिखराव किसके द्वारा होता है, कहता है कोलाइडिन घोल में बिखराव जाता है, ठीक है। प्रकाश का बिखराव किस में होता है, तो कोलाइडिन घोल में होता है। प्रकाश में चालक की इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को, उस आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सफलता से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, चालक, ठीक है। विद्युत विभव का ऐसे मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव इकाई का अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत सेल में मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक प्राथमिक होते हैं, एक द्वितीयक होते हैं सेल, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल होता है। किन सेलों को एक बार प्रयोग हो जाने के बाद वे बेकार हो जाते हैं, जो प्राथमिक सेल होते हैं। प्राथमिक सेल को हम एक बार यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते। जो द्वितीयक सेल होते हैं उनको हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वोल्टिक सेल का होता है लेक्लांसे सेल और क्या होता है डेनियल सेल, शुष्क सेल किस प्रकार के उदाहरण है, ये प्राथमिक सेल के उदाहरण है। किस सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो प्राथमिक सेल को। इसको क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस सेल क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। किस सेल में किस सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ये द्वितीयक सेल होता है। इसको हम बार बार विद्युत विद्युत करते रहते हैं, ठीक है। इस मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है। इसमें क्या यांत्रिक ऊर्जा है, जिसको हमने विद्युत ऊर्जा यूज किया, लाइट जलाया, तो ये क्या होता है, डिस्चार्ज हो गया। अब इसमें फिर हम इसको क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, इस लाइट आई, हम इसको चार्ज किए, फिर उसको हम वो यूज़ किए। तो ये क्या होता है, ये घटनाएं बार बार होती रहती है। विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते रहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल में होता है ये। वोल्टिक सेल का उदाहरण प्रोफेसर का होता है एलिन जांगो बोल्टा ने कब प्रतिपादन किया था, 1799 ईस्वी में, ठीक है। वोल्टिक सेल में जस्ते की छड़ को किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है, कैथोड का, ठीक है। जस्ते को प्रयोग किया जाता है कैथोड का, ठीक है। वोल्टिक सेल में जस्ते की छड़ को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, कैथोड के रूप में किया जाता है। वोल्टिक सेल में किस छड़ को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तांबे की छड़ को, ठीक है। क्या होता है, लेक्लांसे सेल में एनोड के रूप में किस छड़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्बन की छड़ को हम लेक्लांसे सेल में यूज करते हैं, ठीक है। लेक्लांसे सेल में कैथोड के रूप में किस छड़ का प्रयोग किया जाता है, जस्ते की छड़ को। वोल्टिक सेल में जस्ते की छड़ और तांबे की छड़ किस में रखा जाता है, तो कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। वोल्टिक सेल में जस्ते की छड़ तथा तांबे की छड़ को किस में रखा जाता है, तो देखो एक तो कांच के बर्तन में रखा जाता है, उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। लेक्लांसे सेल में कार्बन की छड़ और जस्ते की छड़ को किस में रखा जाता है, कांच के बर्तन में रखे अमोनियम को। देखो जो लेक्लांसे सेल होते हैं ना, देखो वोल्टिक सेल में क्या होता है, कांच के बर्तन में रखते हैं, जिसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। लेकिन लेक्लांसे सेल वाला में होता है कि कांच की छड़ और जस्ते की छड़ किस में रखा जाता है, अमोनियम क्लोराइड में, किसमें, कांच के बर्तन में रखा जाता है। फिर क्या होता है, लेक्लांसे सेल में का विद्युत वाहक बल आने का विभव कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। जहाँ पर रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ किस सेल का प्रयोग होता है, लेक्लांसे सेल का होता है, ठीक है। विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किस सेल का प्रयोग होता है, लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत सेल में जस्ते के बर्तन में, तो जस्ते के बर्तन में किसका मिश्रण भरा होता है, शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में किसका मिश्रण भरा होता है, तो मैग्नीशियम डाइकार्ब ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का, ठीक है। एक एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 6 × 2 5 × 10 और 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक एम्पियर। चालक के प्रतिरोध का सही मात्रा क्या है, ओम होता है, ठीक है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर को प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है।
ये कितने एम्पियर तक की विद्युत धारा को माप सकता है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर तक। उच्च अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव करंट करंट को निम्न अल्टरनेटिव करंट में एसी को उच्च एसी में बदलने के कार्य कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है। जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। का देखो विद्युत मोटर, माइक्रोफोन और डायनामोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेशर का काम करता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अरे सदिश राशि है। ठीक है। लोहा के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है? तो 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निकल के लिए क्यूरी ताप का मान कितना होता है? 358 डिग्री सेल्सियस। अस्थायी चुंबकत्व बनने के लिए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। देखो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है लोहे का? इस्पात हो, जो स्टील होता है बिल्कुल उसका प्रयोग किया जाता है। कैथोड किरणों पर किसका प्रयोग करके पैदा करने किया जा सकता है? गैस का प्रयोग किया जाता है। कैथोड किरणों को किसका प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन और गैस का प्रयोग करके। ठीक है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक विल्टन ने। कब किया था? 1937 में। ठीक है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मैनन ने मैमन थियोडोर मैमन ने किया था। कब? तो रिवाल्ड रिवाल्वर रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर जो बंदूक होती है उसका आविष्कार किसने किया था? कहा था सैमुअल कोल्ट ने किया था। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? कहा था हैरिसन वर्क का होता है टिमिंग ने ये रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? किंग जीलेट ने। विद्युत रेजर का आविष्कार किसने किया था? जैकब सिक ने। राडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था राडार का आविष्कार। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जॉन गुटेनबर्ग इसके आविष्कार किया था प्रिंटिंग प्रेस का। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर पार्कस पार्कस। ठीक है। इन्हें प्लास्टिक का आविष्कार किया था। पैराशूट का आविष्कार किसने किया था? जिम पियरे। ठीक है। क्लांचार्ड जीन पियरे क्लांचार्ड इनका पूरा नाम है। इन्होंने पैराशूट का आविष्कार किया था। पेपर का आविष्कार किसने किया था? कहता मुलबेरी ने किया था। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? डेनिस पैनिन ने किया था। माइक्रोफोन या टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपने तो पढ़ा होगा ना, ग्राम बेल। इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? जी का था डैमलर ने किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फराडे ने किया था। मानव चलित हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? E.R. ममफोर्ड ने किया था। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? डेविड बुसनेल ने किया था। डेविड बुसनेल पनडुब्बी का आविष्कार। ठीक है। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? कहता पेलेग्रीन टैरी ने किया था। कहता टेलीविजन यांत्रिक का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने किया था। स्टीम इंजन कंडेंसर का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था स्टीम इंजन। ठीक है। यही मतलब स्टीम इंजन है जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की नींव रखी और उसको गति देने का कार्य यही किया था स्टीम इंजन ने ही। ठीक है। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? एलिसा थॉमसन ने। ठीक है। विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? व्हीलर ने। सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? वाल्टर हंट ने। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। ग्रामोफोन का आविष्कार थामो अल्वा एडिसन। इन्होंने का विद्युत का भी आविष्कार इसने का विद्युत बल्ब का आविष्कार भी इन्होंने किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने ही। ठीक है। कहा था फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? कहा था लेविस वाटरमैन ने। कहा था ग्लाइडर का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज केले ने। कहा था बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ई टेरी सैली ने। टॉर टॉर सैली ने। ठीक है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? के मैक मिलर ने। हमने बहुत साइकिल चला होगा ना। इस साइकिल का आविष्कार किसने किया था? के मैक मिलर ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था? रॉल्फ वेजवुड ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रूलर्ड डीजल ने किया था। डायनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फराडे ने किया था। फिर एक मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? सर जेम्स फोकल ने किया था। ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट का था फार्मिच ने किया था। लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया था? फिर क्यों होरेस शॉर्ट ने किया था। स्कूटर का विस्तार किसने किया था? जी ब्राल्टसन ने किया था। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है?
न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 786 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। एक पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है? 453 ग्राम के बराबर होता है एक पाउंड। ठीक, एक औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 28 + 3 5 ग्राम के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील्स कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। सर्वप्रथम नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी उन्होंने किया था। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने किया। सर्वप्रथम परमाणु संरचना को किसने पता लगाया? नील बोहर और रदरफोर्ड ने। रमन प्रभाव को सर्वप्रथम किसने समझाया? सीवी रमन ने। तैरने के नियम को सर्वप्रथम किसने समझाया? आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है ना, उसी ने, आर्किमिडीज ने समझाया तैरने के नियम को। डायोड बल्ब की खोज किसने किया था? J.S. फ्लेमिंग ने। डायोड बल्ब की खोज किसने की? डायोड बल्ब की खोज किसने की? डायोड बल्ब की खोज किसने की? J.S. फ्लेमिंग ने। डायोड बल्ब की खोज किसने की? ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की? L.D. फोरेस्ट ने। यहाँ देखिए डायोड बल्ब है या ट्रायोड बल्ब है। कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण का, यहाँ पर कोण का होता है रेडियन होता है, ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन होता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम होता है ऐसा मात्रक। वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण क्या होते हैं? टाइकोमीटर होता है, टाइकोमीटर। जो क्या होता है? वायुयान और क्या होता है? मोटर नाव की गति को मापता है। सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, क्या होता है? एक्टियोमीटर होता है। कौन सा एक समाचार पत्र प्राप्त करने वाला उपकरण है जिसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते हैं? क्या होता है? टेलीप्रिंटर होता है। कार, ट्रक आदि वाहनों की गति को मापने वाला उपकरण है, क्या होता है? स्पीडोमीटर है। ऊंचाई, मीनार आदि को मापने वाला यंत्र क्या होता है? सेक्सटेंस है। भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, वर्षा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? रेन गेज बोलते हैं, रेन गेज। ध्वनि लेखन में काम आने वाला उपकरण को क्या बोलते हैं? फोनोग्राफ बोलते हैं। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? पायरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने वाला उपकरण को कहते हैं? ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या होता है? मैनोमीटर होता है। फिर वायुमंडल के आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या होता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करता है? फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण की मदद से दिशा का ज्ञान होता है? कंपास बॉक्स की। समुद्री जहाज़ों का समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग इस्तेमाल होता है? क्रोमोमीटर का प्रयोग होता है। हृदय गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? वायु की गति और शक्ति मापने के लिए किस प्रयोग किया जाता है? क्या होता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति और शक्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? एनीमोमीटर का। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है? 318 क्वेश्चन। थैंक यू। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन होंगे उनको हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे पूरा। टोटल 505 क्वेश्चन होंगे MCQ के फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच।